हेलो स्टूडेंट, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। लास्ट क्लास के अंदर हमने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट की थी और प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था डिफ्यूजन के बारे में। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उस सेकंड टॉपिक का नाम है ऑस्मोसिस, जिसको हम परासरण बोलते हैं। सबसे पहले जो ऑस्मोसिस वर्ड है, इस ऑस्मोसिस वर्ड को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ए.बी. नॉलेट। इस साइंटिस्ट के द्वारा सबसे पहले ऑस्मोसिस शब्द को दिया गया था। इसके बाद में अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया क्या होती है, तो डेफिनेशन से पहले हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे। जैसे अगर हम मान के चलें, क्योंकि हमें यहाँ पे जो डेफिनेशन देनी है, दो डेफिनेशन दे रखी है बुक के अंदर। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो सॉल्वेंट के बेसिस पे बता रखी है, विलायक के आधार पर, और जो दूसरी डेफिनेशन है वो सॉल्यूशन के बेसिस पर है। अब दोनों के अंदर हमें डिफरेंस समझना है कि दोनों डेफिनेशंस का मतलब क्या है। फर्स्ट जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इस डेफिनेशन में ये बताया गया है कि विलायक, और यहाँ पर हम विलायक के रूप में या सॉल्वेंट के रूप में जल को लेकर के चल रहे हैं। विलायक का अपनी अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ अर्ध पारगम्य झिल्ली से या यहाँ पर हम द्वारा भी लिख सकते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा जो प्रवाह होता है उसे परासरण कहते हैं। तो देखिए, तो जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है सॉल्वेंट या विलायक के आधार पर, और यहाँ पर हम विलायक के रूप में जल को लेकर के चल रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले टॉपिक में डिफ्यूजन को समझा था, उसके अंदर भी यही मतलब था कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ जो प्रवाह हो रहा है उसको हम डिफ्यूजन या विसरण कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, डिफ्यूजन की डेफिनेशन के अंदर हमने अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर जो प्रवाह हो रहा है अधिक से कम की तरफ, उन दोनों प्रवाह के बीच में हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा रखी है। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अगर हमें डिफरेंस करना है तो वो डिफरेंस हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, यहाँ पर अर्ध पारगम्य झिल्ली या जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके बेसिस पे अंतर किया गया है। क्योंकि यहाँ पर अधिक सांद्रता और कम सांद्रता वाला जो क्षेत्र है, दोनों के बीच में हमने यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। उस मेम्ब्रेन के द्वारा हम अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ विलायक या जल का प्रवाह करा रहे हैं। तो ये तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन हो गई विलायक के आधार पर। लेकिन जो दूसरी डेफिनेशन है सॉल्यूशन या विलयन के आधार पर, जैसे अगर हम मान के चलें हमने कोई भी एक सॉल्यूशन बनाया, ये कोई भी एक बीकर दे रखा है और ये कोई दूसरा बीकर है, दो बीकर हैं जिसके लिए हमने ए और बी नाम दे रखा है। दोनों बीकर के अंदर सॉल्वेंट के रूप में हमने जल का उपयोग किया है। इस बीकर के अंदर भी 500 ml H2O या जल भरा हुआ है और इस बीकर के अंदर भी 500 ml H2O है या जल है। ये जो बीकर है इसके अंदर हमने इसमें 300 ग्राम चीनी घोल रखी है।
तो जो फर्स्ट बीकर है 500 ml पानी के अंदर हमने 300 ग्राम शर्करा या शुगर इसके अंदर घोली हुई है। लेकिन जो दूसरा है बीकर, इसके अंदर हमने केवल यहाँ पर 30 ग्राम शुगर घोल रखी है। तो ये तो हो गया हमारा सॉल्यूट और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। दोनों को मिला करके हमने क्या बना दिया, सॉल्यूशन। अब हमारे पास में दो सॉल्यूशन हो गए, एक तो हो गया सॉल्यूशन ए, दूसरा हो गया सॉल्यूशन बी। लेकिन अगर ये बात की जाए कि इन दोनों सॉल्यूशन में से अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन कौन सा है, अधिक सांद्र विलयन कौन सा होगा, जिसके अंदर हमने अधिक मात्रा में चीनी मिला रखी है, शुगर मिला रखी है, वो तो अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जिसमें कम परसेंट मिला रखा है वो कम कंसंट्रेट होगा। तो ये तो हमने दो सॉल्यूशन बना लिए। अगर हम ए सॉल्यूशन की बात करें तो ये अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या बता सकते हैं कि इसके अंदर जो जल की परसेंटेज है वो कम हो गई, क्योंकि इसके अंदर हमने अधिक मात्रा में विलेय पदार्थ मिला रखा है, 300 ग्राम मिला रखा है। तो है तो ये अधिक कंसंट्रेट सॉल्यूशन, लेकिन इसके अंदर जो जल की मात्रा है वो कम है। दूसरी तरफ बात करें, ये कम कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, लेकिन विलायक की मात्रा इसके अंदर अधिक है, क्योंकि हमने इसके अंदर कम मात्रा में विलेय पदार्थ घोल रखा है। तो है तो दोनों सॉल्यूशन, एक अधिक कंसंट्रेट है, एक कम कंसंट्रेट है, एक के अंदर जल की अधिक मात्रा है, एक के अंदर जल की कम मात्रा है। तो इसके बेसिस पर ही हमें दूसरी डेफिनेशन क्लियर करनी है। तो डेफिनेशन क्या है दूसरी, विलायक का, यहाँ पर विलायक के रूप में किसका यूज कर रहे हैं हम, जल का। विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो प्रवाह होता है उसे परासरण कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या बताया है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से। अब इन दोनों में से कम सांद्रता वाला विलयन कौन सा है, जिसके अंदर हमने विलेय की मात्रा कम मिला रखी है। तो हैं तो दोनों सॉल्यूशन, लेकिन एक अधिक सांद्रता वाला है, एक कम सांद्रता वाला है। तो विलायक का मतलब इनके अंदर जो जल की मात्रा है, विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, इन दोनों के बीच में हमने ये कोई भी एक अर्धपारगम झिल्ली लगा रखी है। तो विलयन एक तो कम सांद्रता वाला, एक अधिक सांद्रता वाला, लेकिन हम प्रवाह किसका दिखा रहे हैं, विलायक का या जल का। तो विलायक का या जल का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की तरफ अर्धपारगम झिल्ली से होकर के जो प्रवाह हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, परासरण या ऑस्मोसिस कहेंगे। तो दोनों डेफिनेशन है, एक तो विलायक के आधार पर बताई गई है और एक विलयन के आधार पर, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर विलयन की बात की गई है, लेकिन प्रवाह तो हम जल का ही दिखा रहे हैं। तो जल की मात्रा किधर ज़्यादा है, इस तरफ जल की मात्रा अधिक है, तो जल का तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ही प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर ये डेफिनेशन हमें विलयन के रूप में बतानी पड़े तो यहाँ पर केवल हमें एक शब्द जोड़ना है कि विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से। है तो सांद्रता कम, लेकिन इसमें जल की मात्रा अधिक है। तो ये तो हो गई हमारी दोनों डेफिनेशन ऑस्मोसिस के बारे में। सबसे पहले ऑस्मोसिस को ए बी नॉलेज ने दिया था, इसके बाद में एक विलायक के बेसिस पे इसकी डेफिनेशन है और दूसरी इसकी सॉल्यूशन के बेसिस पे डेफिनेशन है। इसके बाद में इसके बाद में हमें ऑस्मोसिस या परासरण के अंदर 3 प्रकार के विलयन बताने हैं।
तो अगला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। हमें यहाँ पे जो विलयन के प्रकार बता रखे हैं, 3 प्रकार के विलयन के प्रकार होते हैं। इनको बताने से पहले एक हमें, जैसे अगर कोई भी एक कोशिका दे रखी है, इस कोशिका के अंदर ये कोई भी एक वैक्यूल है, कोई भी रिक्तका दे रखी है। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो कोई भी वैक्यूल होती है उसकी बाहर की जो बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इस टोनोप्लास्ट के अंदर की तरफ एक लिक्विड भरा रहता है जिसे हम सेल शेप के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसको कोशिका रस बोलते हैं। तो जो हमें टाइप्स बताने हैं सॉल्यूशन के, वो इस सेल शेप के आधार पर ही बताने हैं। तो यहाँ पर सेल शेप के आधार पर ही हमें टाइप्स बताने हैं, जिसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या इसको हिंदी में अति पराशरी या उच्च पराशरी विलयन कहते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या अति पराशरी या उच्च पराशरी विलयन। किस बेसिस पे बताना है हमें इसको? सेल शेप के आधार पर। ये जो सेल है इसके बाहर की तरफ कोई भी सॉल्यूशन है, तो एक तो हमें सेल शेप और एक कोई भी आउटर जो सॉल्यूशन है, इन दोनों की कंपेयर करके ये दोनों जो प्रकार हैं, तीनों प्रकार हैं सॉल्यूशन के, ये हमें क्लियर करने हैं। तो हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या होगा? किसी भी सेल के अंदर जो सेल शेप है, इसकी सांद्रता यदि कोई भी आउटर सॉल्यूशन है इसकी कंपेयर में यदि कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। या ऐसा विलयन जिसमें कोशिका रस या सेल शेप की सांद्रता बाह्य विलयन की तुलना में कम होती है, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या अति पराशरी विलयन के नाम से जानते हैं। और ऐसे विलयन के अंदर हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसमें हमेशा कौन सी क्रिया होगी? एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया होगी, इसको हम बाह्य परासरण बोलते हैं। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि अगर हमें बाह्य परासरण की क्रिया करानी है, एक्सोऑस्मोसिस की प्रोसेस करानी है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार के सॉल्यूशन का उपयोग करना पड़ेगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट टाइप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें हमेशा कौन सी क्रिया होगी? बाह्य परासरण की क्रिया होगी। दूसरा टाइप होता है हाइपोटोनिक, या जिसको अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब देखिए, फर्स्ट टाइप के अंदर हमने सेल शेप की सांद्रता कम रखी थी। इस टाइप के अंदर यदि सेल शेप की सांद्रता बाह्य विलयन की तुलना में अधिक होती है, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन के अंदर हमेशा ही जल के कोशिका के अंदर प्रवेश करने की क्रिया होती है, और जल का कोशिका के अंदर प्रवेश करना क्या कहलाएगा? एंडोऑस्मोसिस, या इसको हम अंतः परासरण कहते हैं। तो यदि हमें सेल के अंदर जल का प्रवेश कराना है, तो ऐसी सेल को हमें किस सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा। तीसरा टाइप है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिसे समपराशरी विलयन कहते हैं।
इसके अंदर हमें क्या करना है, जो सेल शेप है, इस सेल शेप की जो कंसंट्रेशन या जो सांद्रता है वो हमें आउटर सॉल्यूशन के बराबर रखनी है। तो यदि सेल शेप की सांद्रता आउटर सॉल्यूशन के बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन में ना तो एक्जोऑस्मोसिस की क्रिया होगी और ना ही उसके अंदर एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। ना तो सेल से जल बाहर जाएगा और ना ही जल सेल के अंदर प्रवेश करेगा। तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाली अवस्था कहेंगे। तो ये तो हो गए सेल शेप के बेसिस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक में हमेशा एक्जोऑस्मोसिस कराना है, हाइपोटोनिक के अंदर हमेशा एंडोऑस्मोसिस की क्रिया करानी है। और इसको हमें याद रखना है, जहाँ पर भी हाइपो है वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, एंडोऑस्मोसिस की। तो हाइपो के अंदर कौन सी क्रिया, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अब हमें परासरण के प्रकार पढ़ने हैं। जैसे हमने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े उसी बेसिस पर हमें ऑस्मोसिस के टाइप भी बताने हैं। तो जो ऑस्मोसिस की क्रिया है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो है एंडोऑस्मोसिस, अंतःपरासरण की क्रिया, और एक है एक्जोऑस्मोसिस, बाह्य परासरण। तो 2 प्रकार का ऑस्मोसिस हो गया, एक एंडोऑस्मोसिस और एक हो गया एक्जोऑस्मोसिस। अभी हमने बताया था सॉल्यूशन के अंदर यदि हमें एंडोऑस्मोसिस की क्रिया करानी है तो किस सॉल्यूशन का उपयोग किया जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का। क्योंकि यहाँ पर एंडो तो इधर कौन सा सॉल्यूशन आएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें हमें कैसे बताना है कि जैसे अगर हमने कोई भी एक सेल ले रखी है और उस सेल को अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, जैसे कोई भी एक सेल है, इस सेल को हमने किसी भी एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया होगी। तो जो आउटर सॉल्यूशन है वो इस सेल के अंदर प्रवेश करेगा। तो जैसे जैसे जल का इसके अंदर प्रवेश होगा तो इस सेल का जो साइज है वो बढ़ने लगेगा। और कोशिका के अंदर जल के प्रवेश करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, एंडोऑस्मोसिस या अंतःपरासरण की क्रिया कहते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे अगर कोई भी किशमिश है, अगर उस किशमिश को अगर हम किसी भी शुद्ध जल के अंदर रख दें तो उस अवस्था में जो जल है वो किशमिश के अंदर प्रवेश करने लगेगा, जिसके कारण जो किशमिश होती है वो साइज में बढ़ जाती है, फूल करके मोटी हो जाएगी। तो उस अवस्था को हम किस नाम से जानेंगे, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया। तो एंडोऑस्मोसिस के अंदर अगर हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले रखा है तो जल का सेल के अंदर प्रवेश होगा और प्रवेश करने की क्रिया को हम किस नाम से जानेंगे, एंडोऑस्मोसिस। एग्जाम्पल क्या होगा, जल के अंदर किशमिश को रखने पर किशमिश के फूलने की जो क्रिया है वो क्या कहलाएगी, एंडोऑस्मोसिस की क्रिया। दूसरा टाइप है एक्जोऑस्मोसिस। अगर हमें सेल में से जल को बाहर निकालना है तो सेल को हमें किस सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो अगर हमने किसी भी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख रखा है तो उस अवस्था में सेल के अंदर से, जैसे इसके अंदर ये जल भरा हुआ ये कोई भी सेल है, तो अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है तो इस अवस्था के अंदर सेल के अंदर जो जल है वो बाहरी सॉल्यूशन के अंदर प्रवेश करेगा, जिसके कारण जो सेल है वो सिकुड़ने लगेगी या इसके अंदर से जल बाहर आने लगेगा। और जल का कोशिका से बाहर आने की जो क्रिया होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, एक्जोऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, अगर कोई भी अंगूर है, इस अंगूर को हमने अत्यधिक सांद्र विलयन के अंदर रख रखा है
तो इस अवस्था के अंदर अंगूर के अंदर जो भी जल की परसेंटेज है वो बाहरी विलयन में प्रवेश करने लगेगी और अंगूर की इस क्रिया के कारण ही ये सिकुड़ने लगेगा। तो इस क्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? एक्सो ऑस्मोसिस के नाम से जानेंगे। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। जिसको हम शॉर्ट में ओपी के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहेंगे इसको परासरण दाब। देखिए, परासरण दाब को समझने से पहले हमें एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके दिखाना है। जैसे ये कोई भी एक थिसिल कीप है, ये हमने उल्टी रख रखी है और इसको हमने किसी भी एक स्टैंड की सहायता से फिक्स कर रखा है। ये स्टैंड है और ये कोई भी एक बीकर है, इस बीकर के अंदर जल भरा हुआ है और ये जो थिसिल कीप है इस कीप के अंदर हमने इस लेवल तक शुगर सॉल्यूशन भर रखा है। चीनी का घोल इसके अंदर हमने भर रखा है और ये जो थिसिल कीप है इसके हमने लास्ट वाले भाग पर यहाँ पर कोई भी एक अर्ध पारगम झिल्ली लगा रखी है। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि जो ऑस्मोसिस की क्रिया होगी उसके अंदर हमें अर्ध पारगम झिल्ली का लगाना ज़रूरी होता है। तो हमने ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो जल है, क्योंकि ये तो सॉल्यूशन है जिसके अंदर जल की मात्रा कम है, लेकिन जो बीकर है इसके अंदर जो जल भरा हुआ है इसके अंदर इसकी मात्रा अधिक है। तो जल का या विलायक का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो प्रवाह होता है उसको ही हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस प्रोसेस के अंदर हमें ओपी या ऑस्मोटिक प्रेशर को दिखाना है। तो ओपी का मतलब क्या होगा कि जो अधिक सांद्रता वाला जल है ये कम सांद्रता वाले जल के अंदर प्रवेश करेगा या अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ इसका प्रवेश होगा। तो इस अवस्था के अंदर जो कम सांद्रता वाला जल है ये जल अधिक सांद्रता वाले जल के अणुओं को रोकने के लिए एक विपरीत दिशा में दाब लगाएगा। तो सॉल्यूशन के अंदर उपस्थित जो जल के अणु हैं ये जल के अणु बाहरी विलयन के जल के अणुओं को रोकने के लिए विपरीत दिशा में जो दाब लगा रहे हैं उस दाब को हम किस नाम से जानते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से या परासरण दाब के नाम से जानते हैं। जब ये सॉल्यूशन के जल के अणु इसके जल के अणुओं को अंदर आने से रोकेंगे तो इसके अंदर जल की मात्रा नहीं बढ़ेगी। तो उस अवस्था को हमने क्या नाम दिया है? ऑस्मोटिक प्रेशर नाम दिया है। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हमें 3 पॉइंट विशेष याद रखने हैं जो आगे हमें काम आएंगे, क्योंकि डिफ्यूजन के अंदर भी जब हमने डीपी को बताया था उसके अंदर भी हमने 2 पॉइंट आपके लिए बताए थे कि एक तो जो जल का प्रवाह है डीपी के अंदर कैसा था? अधिक डीपी से कम डीपी की तरफ। और दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो शुद्ध जल है उसका जो डीपी का मान है वो हमेशा मैक्सिमम होता है। ये 2 पॉइंट बताए थे हमने डीपी के अंदर। अब हम यहाँ पे 3 पॉइंट बताएंगे। पहला पॉइंट क्या होगा? एक तो हमें ओपी के अंदर जल के प्रवाह को दिखाना है। तो ओपी की प्रोसेस के अंदर जो जल का प्रवाह है वो हमेशा कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ होगा। तो जल का प्रवाह ओपी में किस प्रकार से होगा? कम ओपी से अधिक ओपी की तरफ जल का प्रवाह होगा। दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि अगर शुद्ध जल है, शुद्ध जल का ओपी का जो मान है वो हमेशा कैसा होता है? 0 या मिनिमम होता है। लेकिन शुद्ध जल का डीपी का मान हमने कैसे बताया था? मैक्सिमम होगा। लेकिन शुद्ध जल का ओपी का मान कैसा है? 0 या मिनिमम होगा। एक पॉइंट हमेशा और याद रखना है कि जो ओपी की वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी।
कभी भी OP का मान नेगेटिव में नहीं आएगा। भले ही ये बराबर हो सकता है लेकिन इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी। जैसे अगर हमारे पास में कोई भी दो सेल हैं A और B सेल, इसके अंदर अगर OP का मान हम 5 ATM मान के चलते हैं और इसके अंदर OP की वैल्यू 2 ATM मान के चलते हैं, तो इन दोनों सेल के अंदर जल के प्रवाह को हमें बताना है किस सेल से किस सेल के अंदर जल का प्रवाह होगा। तो हमने ऊपर क्या बता रखा है कि जल का प्रवाह हमेशा कम OP से अधिक OP की तरफ होगा और OP का मान कम किस में है, B सेल के अंदर। तो B सेल का जो जल है वो A सेल के अंदर प्रवेश करने लगेगा। तो ये तो हो गया इसके अंदर जल का प्रवाह। तो ये हो गया हमारा OP, जिसके अंदर हमें ये 3 पॉइंट विशेषता याद रखने हैं। अब इसके बाद में जो OP प्रोसेस है, परासरण दाब की प्रोसेस है, इसके आधार पर हमें 2 शब्द और बताने हैं यहाँ पर। एक तो है प्लाज्मोलाइसिस और एक शब्द है डीप्लाज्मोलाइसिस। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्लाज्मोलाइसिस, जिसको जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो सबसे पहले हमें इसी पॉइंट को समझना है, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया क्या होती है। जैसे अगर हमने कोई भी एक प्लांट सेल बनाई, क्योंकि प्लांट सेल बनाते हैं तो सबसे बाहरी तरफ सेल वॉल होती है और अंदर की तरफ इसमें सेल मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद में अंदर की तरफ इसमें जीव द्रव्य भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस की प्रेजेंस है और इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट उपस्थित हैं और ये अंदर की तरफ वैक्यूल है रिक्तिका। ये न्यूक्लियस और ये है क्लोरोप्लास्ट। ये है नॉर्मल प्लांट सेल। सामान्य अवस्था की कोई भी एक पादप कोशिका हमने ले रखी है। अब देखो, अगर हम इस नॉर्मल प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रख दें, और हमें पता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमेशा कौन सी क्रिया होगी, एक्सोऑस्मोसिस की क्रिया। तो जैसे ही हमने इस नॉर्मल प्लांट सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, सॉल्यूशन कैसा है, हाइपरटोनिक। तो जैसे हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा तो सेल के अंदर जो जल की परसेंटेज है वो बाहरी विलयन में प्रवेश करने लगेगी। तो जैसे जैसे जल इस सेल में से बाहर की तरफ जाएगा तो जो इसका प्रोटोप्लाज्म या जो जीव द्रव्य है, फिलहाल तो वो सेल मेम्ब्रेन से लगा हुआ है, उससे चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही इस सेल का जल बाहर जाएगा तो ये जो प्रोटोप्लास्ट या जो प्रोटोप्लाज्म है, जैसे जैसे जल इसके अंदर से बाहर जाएगा तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे करके कोशिका के केंद्र की तरफ सिकुड़ने लगेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते अवस्था क्या आएगी, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है अब सेल मेम्ब्रेन से ये गैप दिखाने लगेगा और गैप दिखाते हुए ये प्रोटोप्लाज्म सेंटर की तरफ आकर के सिकुड़ जाएगा। ये न्यूक्लियस हो जाएगा, ये क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये इसके अंदर आ गए, तो इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन से गैप उत्पन्न हो जाएगा। तो वह अवस्था जिसमें कोशिका के अंदर का प्रोटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली से दूरी बनाते हुए केंद्र में आकर के सिकुड़ने लगता है, तो ऐसी कोशिका को हम जीव द्रव्य कुंचित कोशिका या प्लाज्मोलाइज्ड सेल के नाम से जानते हैं। तो एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका कौन सी होगी, जिसके अंदर से जल बाहर निकल रहा है और इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो कोशिका के केंद्र में सिकुड़ा हुआ दिखाई देने लगता है या कुंचित अवस्था में दिखाई देने लगता है। तो जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के कुंचित अवस्था को ही हमने क्या नाम दिया है, प्लाज्मोलाइसिस या जीव द्रव्य कुंचन वाली अवस्था नाम दिया है। अगर इस प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हमें नॉर्मल कंडीशन में लेकर के आना है, मतलब इस सेल के प्रोटोप्लाज्म को वापस उसी जगह लेके जाना है, तो इस सेल को हम किस सॉल्यूशन के अंदर रख दें, इसके अपोजिट वाले के अंदर,
क्योंकि इसके अंदर तो एक्जोऑस्मोसिस की क्रिया हो रही है। अब हमें सेल के अंदर जल का प्रवेश कराना है, मतलब एंडोऑस्मोसिस की क्रिया करानी है, तो इसको किस सॉल्यूशन के अंदर रखना पड़ेगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो जब हमने इस प्लाज्मोलाइट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो जल की मात्रा है वो सेल के अंदर प्रवेश करेगी। तो जैसे जैसे जल की मात्रा प्रवेश करेगी तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो धीरे धीरे इसके अंदर जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगी तो दोबारा से अपनी पूर्व स्थिति को धारण कर लेगा, तो पहले वाले कंडीशन आ जाएगी। तो ये तो हो गया जीवद्रव कुंचित अवस्था, और जीवद्रव कुंचित अवस्था से पुनः पूर्व अवस्था में लौटने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस या जीवद्रव्य विकुंचन। तो दो क्रियाएं हो गई, एक प्लाज्मोलाइसिस की और एक हो गई डीप्लाज्मोलाइसिस की। अगर प्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो रही है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और यदि डीप्लाज्मोलाइसिस की क्रिया हो रही है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हमारा यहाँ पर एक टॉपिक कंप्लीट होता है, ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।